गलत रास्ते से भी पलटने का सही वक्त होता है। इस वक्त को नजरअंदाज करो तो अंजाम बड़ा सख्त होता है। आलू ले लो, गोभी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। सब्जी वाले सब्जी ले लो, सब्जी वाले ताजा ताजा सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। ताजा ताजा सब्जी ले लो। भिंडी ले लो, टमाटर ले लो, सब्जी वाले सब्जी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो। नहीं अजय, उस फ़ोन से कुछ हाथ नहीं लगा। नादिरापुर के एक पीसीओ से बमोनी के एक पीसीओ को किया गया था वो कॉल। बमोनी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया गया है दिनेश के बारे में। सर, दिनेश की पत्नी कजरी को उठा लें? नहीं, अभी नहीं। नल में से पानी की तरह झूठ निकलेगा उसके मुंह से। ये दिनेश आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो घर लौटेगा। ताजा ताजा सब्जी ले लो। सब्जी वाले सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी वाले सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी वाले सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। निकलो। लगा भटा, वरना यही ठुकेगा। अपनी बिल में छिपने का बड़ा शौक है ना तुझे दिनेश मिश्रा, अब हमारी बिल में आ जाए। अरे चलो। माफ़ कीजिएगा कजरी जी, अपने पति दिनेश के हर जुर्म में आप बराबर के हिस्सेदार रही हैं। गुनहगार और उसके जुर्म को छुपाने वाला भी गुनहगार होता है। सर हमारा एक छोटा बच्चा है और मेरे पति दिनेश, सर वो हमारे परिवार में कमाने वाले इकलौते हैं। मैडम, यहाँ नादिरापुर से लेकर के सीधे धिलानपुर तक कई सारे ऐसे इकलौते कमाने वाले लोग हैं जिनको आपके पति दिनेश ने जमकर लूटा है। कई सारे थानों में उसके अगेंस्ट केसेस हैं, फ्रॉड के, रॉबरी के, संगीन जुर्म है। लंबा अंदर जाएगा दिनेश। देखो, दिनेश हमारे लिए मर चुका है और जब तक हम लोग जिंदा है तब तक ऐसा ही रहेगा। और कजरी, तुम बार बार हमारा समय क्यों बर्बाद कर रही हो? हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं और किससे मदद मांगू। दिनेश बहुत मुश्किल में। बाबूजी ऐसे मत बोलिए। वो मुश्किल में कब नहीं था? कभी हमारी बात मानी थी उसने? ऊपर से तुम्हारी जैसी पत्नी मिली उसको। गलत करने से रोकने की बजाय तुमने उसका साथ दिया। अब तुम दोनों भुगतो तुम्हारे किए की सजा। बाबूजी, बाबूजी, जहाँ जहाँ कांड किए पुलिस सब केसेस खोल रही है।
वो रहने दो। ये बताओ, ये बादल सिंह क्या कह रहा है? वही जो पहले कह रहा था, केस वापस नहीं लेगा और उसे उसके पैसे भी वापस चाहिए। ठीक है, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तुम भी देखो तुमसे क्या बन पड़ता है। और देखो, कोशिश करो, ये लोग अब टूट पड़ेंगे चिल कौवों की तरह। तुम्हें मुझे यहां से निकालना ही पड़ेगा। हम जो रास्ता चुनते हैं वही हमारी मंजिल तय करता है। गलत रास्ते पर गलती का एहसास होने के बावजूद भी अगर हम ना रुकें, यू टर्न ना लें, तो बहुत जल्द वो रास्ता एक ही मंजिल की तरफ ले जाता है, और वो है एक अंधी गली, डेड एंड। दुकान बंद हो गई है, चलो। बेटा हलवा पूरी है। तो कंफर्म है ना अंदर सीसीटीवी नहीं है? अबे कुछ नहीं है, मैंने पता किया है सब, तो डर मत। कितना हाथ लगेगा? ये दुकान कुछ खास नहीं लग रही है। बेटा जितना हाथ लगेगा ना, मजे मारने के लिए बहुत है। कम से कम घर वालों के सामने भीख तो नहीं मांगना पड़ेगा। 2,500 किस लिए? ज़रूरत चाहिए बस। और वैसे भी 2,500 ही तो मांग रहा हूँ। 2,500 से होते तब भी पूछता किस लिए? पापा 26 का हो गया हूँ और आपको अभी भी हिसाब चाहिए। बेटा 26 की उम्र में लोग अपने माँ बाप को जेब खर्ची देते हैं। यहाँ दोपहर का खाना मेरी पेंशन से बनता है और रात का खाना तुम्हारी माँ की ट्यूशन से। और कीमती शौक पाल रखे हैं ना, तो उस कीमत को कमाना शुरू कर दो। LLB हो, प्रैक्टिस क्यों नहीं शुरू करते? अरे ट्राई तो कर रहा हूँ, अब क्या जान दे दूँ? केस कोई हलवा पूरी नहीं होता सामने से आके किसी ने परोस दी। बेटा कोई सीधे 10वीं सीढ़ी चढ़ सकता क्या? पहले पहली सीढ़ी चढ़ो, समझे? पहला केस ही पहली सीढ़ी होती है पापा। अपने विश्वनाथ जी बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, मैंने उनसे बात कर रखी है। उनके साथ कोई काम वाम सीखो, हाँ? वही दिला देंगे तुम्हें तुम्हारा पहला केस। पापा आपकी इस रियलिटी को ना मैं अपने आर्ग्यूमेंट से 2 सेकंड में खारिज कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। फिलहाल केस ये है कि मैंने आपसे पैसे मांगे जो कि आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। केस क्लोज्ड। जल्दी बोलो भाई लोग, सामने दुकान है, दुकान में ताला है और ताला तोड़ने का औजार हमारे पास है। बंद करो ना पर्दा। उठो संतोष, संतोष उठो। हाँ बाबा। उठो। क्या है पापा, सुनो दो ना। तूने श्री साईं ज्वेलर्स की दुकान लूटी? क्या बोल रहे हो पापा सवेरे सवेरे आप? मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाहर दरवाजे पर खड़ी पुलिस बोल रही है। मैं एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। संतोष के पापा रिटायर्ड गैजेटेड ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के। हमारा बेटा चोरी कैसे कर सकता है? वो खुद एक एडवोकेट है, LLB। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। अपने दिन की शुरुआत एक गलतफहमी से करने जा रहे हैं। चोर को पकड़ने के बजाय एक वकील को धरने आ गए। चोर नहीं, वकील का पता और उसकी असलियत दोनों बताइए हमें। तेरे दोनों साथी अर्जुन और नीरज इस वक्त हमारे लॉकअप में उल्टे लटक रहे हैं। और हाँ, 15 को तुम लोगों ने कौन कौन से औजार इस्तेमाल किए, ज्वेलरी को कहां कहां बेचा, सब कुछ बता दिया उन लोगों ने। लॉयर साहब, ओपन एंड शट केस आई है। घनश्याम जी, गिरजा जी, सनत टोली में हमारा एक खबरी है। वो हमें उस जोहरी के पास लेकर गया जिसकी दुकान पर जेवर बेचे गए थे। दुकान में लगे CCTV में जेवर बेचने वाले 3 लोग साफ साफ दिखाई दिए। उनमें से एक आपका बेटा संतोष
और बाकी के दो उसके दोस्त नीरज और अर्जुन थे। बाकी के जेवर हमने नीरज के घर से बरामद कर लिए। मैं आपकी बात पर यकीन करता हूं सर, बस एक टाइम, सिर्फ एक टाइम आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। देखिए, इससे पहले हमारे बेटे ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। सर, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं हम, बस इस बार माफ कर दीजिए, हम उसे सही रास्ते ले आएंगे। आप लोगों की भावनाओं को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, चार्जशीट जुर्म के हिसाब से बनेगी। हाँ, आप लोग कोर्ट में दलील दे सकते हैं, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, अगर ये उसका पहला जुर्म है तो अब जज साहब के ऊपर है कि वो माफी देते हैं या सजा। घनश्याम जी, इस बार अगर वो छूट जाता है तो उसे समझाइएगा जरूर। 26 साल की उम्र कोई 16-17 साल की नाबालिग उम्र नहीं होती। अगर वो फिर से जुर्म के रास्ते पे चला तो रास्ता सीधे अंधी गली में खत्म होगा और जिंदगी डेड एंड पर। तेरी जमानत कराने के बाद मेरी विश्वनाथ जी से बात हुई थी। तुझ पर इतना बड़ा कलंक लगने के बावजूद वो तुझे अपना असिस्टेंट रखने के लिए राजी हैं। सीधे उनके पास जा, पैर छू और काम शुरू कर। देख बेटा, आगे कोई भी गलत कदम उठाने से पहले माँ बाप का सोच। हम मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी कमाई होती है हमारी इज्जत, उसे ऐसे मत उछाल। तू आज के आज विश्वनाथ जी के दफ्तर जाएगा। ठीक, अभी जाता हूँ विश्वनाथ जी के दफ्तर। ये गिरिजा, कहां से ये गुण है इस लड़के में? समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कम पड़ गए हमारे संस्कार। मैं कम इन सर? हाँ, आओ बैठो। तुम्हारे पिताजी घनश्याम जी खास है मेरे लिए। अपने काम में न सिर्फ ईमानदार थे बल्कि काम में बहुत अच्छे भी थे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर, पता चलेगा आपको। वो तो तुम्हारी चार्जशीट देखते ही पता चल गया था। खैर, मिट्टी डालो इस बात पर। और एक बात सुन लो, जो अपने असिस्टेंट को मैं एक ही बार बोलता हूँ, हमेशा स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट कभी नहीं। जी सर। कोर्ट रीडर के पास पेपर्स कैसे फाइल करती है आइडिया है? थोड़ा बहुत। कोर्ट नंबर 7 में फाइल कर, और कोर्ट रीडर जो तारीख देगा उसकी रिसीट लेकर आ जाओ। वकील साहब, इतनी लेट तारीख कैसे मिल सकती है? इतने दिन हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? मैंने नज़दीकी तारीख मांगी थी लेकिन मिली नहीं। अरे वकील साहब आ गए। यार, अब से हमारा कोई भी कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो तो तू संभाल लेगा ना? नहीं, हम में से किसी एक को ना पुलिस में होना चाहिए था, तब तो कोर्ट तक बात पहुंचती ही नहीं। क्यों वकील साहब? अबे काय का वकील साहब, विश्वनाथ जी ने चपरासी बना रखा है मुझे। मैं तो बस फाइलें जेरोक्स कराता हूँ और इधर उधर पहुँचाता हूँ। भाई इतना स्लो मोशन आदमी है ना ये। मतलब मेरे हाथ में केस है तो 2 दिन में निपटा दूँ। जब तेरा केस आएगा ना तब कर लेना। पहले वो जो पुराना हिसाब है ना वो चुकता कर दे। वो पिछली बार के दारू और गांजे के पैसे दे दे 1000 रुपये। साले, मेरी फीस समझ के भूल जा। किसी केस में अंदर जाएगा ना तो कोर्ट जमानत लेने मैं ही आऊँगा तेरा। अबे नीरज, हाँ बोल। और पीने का मन कर रहा है यार। यार अभी तक ढंग से चढ़ी भी नहीं है। हाँ। ये मोमबत्ती सकल जाकर एक एक और मारते हैं क्या? हाँ यार, सिगरेट भी खत्म हो गई है। अरे भाई आजा भाई, पिए, ठंडी हो रही है। फूटेगा कि नहीं? नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है।
अरे मेरा भाई मेरे को मारने तो दे यार, एक सेकंड। ये क्या क्या है ये? कहाँ जा रहा है? क्या है ये? अरे अरे ऐसा वैसा लड़का नहीं हो, BLLB हूँ, BLLB, एडवोकेट संतोष महतो, क्रिमिनल लॉयर, बमौनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कमान बेबे। अपनी औकात दिखा के चली गई, तुमसे ही उम्मीद ना थी भैया। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ लड़के छेड़ते हैं इसे। तो पहले क्यों नहीं बताया? कौन है? कहाँ छेड़ते हैं? मोमबत्ती सर्कल पे हर दूसरी रात वहां पर होते हैं, ड्रिंक करते हैं, पहले भी कई बार छेड़ चुके। नाम क्या? नाम क्या? भैया वो लोग 3 लड़के हैं। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? अरे हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं ना, पुलिस केस हो जाएगा। चल मारेगा मेरा भाई, मारेगा ये। चल भाई यार, बहुत देर हो गई अभी निकलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। गेम खत्म नहीं हुआ है। आगे आऊंगा मैं। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। चल गुड नाइट। अबे चाबी कहाँ है मेरी? ओए सुनो, यहाँ 3 लड़के थे क्या? हाँ थे, चले गए वो लोग। क्यों? जानते हो तुम? हाँ जानता हूँ। काम क्या है? उनमें से कोई एक संतोष महतो करके एडवोकेट है, मिलना था उससे। मैं हूँ एडवोकेट संतोष महतो। क्यों? ये केस से लड़ना है क्या? जब मेरी बहन ऑफिस से आती है ना, तो तू और तेरे वो दोनों दोस्त मिलके उसको छेड़ते हैं। तेरे को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम लोग ने किसी को नहीं। क्या नाम क्या है तेरी बहन का? नहीं नहीं नहीं, नाम से काम नहीं चलेगा। एक काम कर, उसको यहाँ पे बुला ले, मैं देख के बता दूंगा कि मैंने उसको छेड़ा है कि नहीं छेड़ा। उसको छेड़ने लायक दोबारा रहेगा तब ना। लेकिन मैडम हम क्यों मारेंगे अपने दोस्त को? हम वहां से निकल गए थे पहले। बेटा बहुत पिटोगे, सीधा अंदर जाओगे। क्या कांड किया था तुम लोगों ने? कौन आकर छुरी मार कर गया? नहीं मैडम, वो हम तीनों पी रहे थे मोमबत्ती सर्कल पे, तब वहां से एक लड़की गुजर रही थी, तो हमने उसे थोड़ा छेड़ दिया। नहीं और कुछ नहीं हुआ, वो वहां से चली गई बाद में। उसी एरिया की थी वो, शायद लौटी होगी अपने बाप भाई के साथ। तब तक मैं और नीरज वहां से निकल चुके थे। हाँ, संतोष वहीं पे था। कौन थी वो लड़की? जिस आदमी का गला काटा है आपके पति ने, वो बहुत क्रिटिकल है। मैंने उन्हें पहले ही कहा था कि पुलिस के पास चलते, ये मामला अपने हाथ में ना ले, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो लोग हर बार मुझे छेड़ते थे, लेकिन मैंने कभी भैया को नहीं बताया। लेकिन कल रात उन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी। फोन बंद करके बैठे हैं तुम्हारे किशोर भैया, उनसे कहो सरेंडर कर दें, वरना अगर हमें मेहनत करनी पड़ी तो तकलीफ उन्हें ज्यादा होगी। सर, ये वही संतोष महतो है जिसने ज्वेलरी की दुकान लूटी थी। फिर से कोई लफड़ा किया इसने? सर, शालिनी उसी लड़की पूजा के घर गई है जिसके भाई किशोर ने संतोष के ऊपर चाकू से हमला किया था। ये संतोष अपने 2 साथीदार नीरज और अर्जुन के साथ मिलकर पूजा को मोमबत्ती सर्कल पर छेड़ता था, लेकिन कल ये संतोष पूजा के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ गया सर, ऑलमोस्ट मोलेस्ट। और इस बात की शिकायत पूजा ने अपने भाई किशोर से कर दी और फिर किशोर ने संतोष के ऊपर अटैक कर दिया। अभी क्या कंडीशन है संतोष की? डॉक्टर्स का मानना है कि बचने की उम्मीद कम है और ऑपरेशन चल रहा है सर। बहुत ही मुश्किल से हमने पेशेंट को मौत के मुंह से बाहर निकाला। आपका बेटा बहुत लकी है जो इतना गहरा वार
और इतने ब्लड लॉस के बाद भी सांस ले रहा था। एक्सक्यूज मी। हथियार इसी में। संतोष महतो बच गए, फिर भी तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगेंगे। तुम एक सीधे साधे इंसान हो, तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। हमारे पास आते, कंप्लेन करते। क्या मेरी बहन पहली लड़की है सर जिसके साथ इन्होंने इस तरह की बदतमीजी की? क्या वो आखिरी लड़की होगी? क्या इन लोगों के खिलाफ आज तक किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की होगी? सर क्या गारंटी है कि सजा काटने के बाद भी ये लोग लड़कियों पर हाथ डालना छोड़ देंगे? इस बात की गारंटी है कि अगर संतोष मर जाता तो तुम पर मर्डर के चार्जेस लगते, लंबी सजा होती। तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था किशोर। जितना वो गिल्टी है इस वक्त उतने ही तुम भी गिल्टी हो। कानून हाथ में ना लेता तो भी उतना ही गिल्टी होता सर, सहन करने का गिल्टी। आम आदमी क्या करे, वेट करता रहे तब तक जब तक कि उसकी बहन, बेटी, पत्नी का रेप ना हो जाए, मर्डर ना हो जाए, तब लड़ाई करे इंसाफ के लिए। हमसे ज्यादा तो इन क्रिमिनल्स को इंसाफ मिलता है, बेल मिलती है ताकि बाहर जाकर और ज्यादा जुल्म कर सके। सर क्या आप मुझे लिखकर दे सकते हैं ये जो बच गया है, ये संतोष महतो, ये फिर से ऐसी हरकत नहीं करेगा? सर ये बच जरूर गया लेकिन सुधरने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ ये जानता हूं किशोर कि कटघरे में तुम भी एक मुजरिम की तरह खड़े होगे, और अफसोस है मुझे इस बात का, क्योंकि तुम एक सीधे साधे आम इंसान हो जो अपने परिवार के लिए ईमानदारी से काम करता है, अपना घर चलाता है। तुम्हें चाकू नहीं चलाना चाहिए था। घनश्याम जी, गिरजा जी, देखिए तकदीर हमेशा 2 बार दस्तक नहीं देती, लेकिन आपके बेटे की तकदीर ने दूसरी बार भी दस्तक दी। एक बार चोरी के जुर्म में दयालु जज ने उसे बचा लिया, दूसरी बार लड़की के छेड़ने पर लड़की के भाई ने गला काटा, डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। शायद तकदीर तीसरी बार दस्तक नहीं देगी अगर उसने अपना रास्ता नहीं बदला तो। आपके बेटे संतोष की हरकतों की वजह से एक आम आदमी कानून को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो गए। समझ में नहीं आ रहा सर, खोट कहाँ है? हमारी परवरिश में या हमारे खून में? ये तालीम हमने तो नहीं दी साहब। इस वक्त आप लोगों का बेटा एक अंधी गली में घुस चुका है, और अगर अब भी उसने अपना रास्ता नहीं बदला तो इस अंधी गली के अंधेरे से उम्मीद की रोशनी का आना लगभग नामुमकिन है। ये मैं नहीं, मेरा कई सालों का तजुर्बा कह रहा है। इस हादसे को महतो परिवार ने किनारे कर दिया था और संतोष के माँ बाप ने उसके सर में कील ठोक दी थी कि जुर्म की दुनिया उसे सिर्फ बर्बाद करेगी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उनकी जिद संतोष पर असर करने लगी थी। संतोष सीनियर क्रिमिनल लॉयर विश्वनाथ प्रसाद को फिर से असिस्ट करने लगा। ऐसा लगने लगा कि आखिरकार संतोष जुर्म की अंधी गली में से सफलतापूर्वक निकल चुका था। पर क्या ऐसा था? और कितनी एप्लीकेशंस डालनी होंगी अनवर जी? खजी बहन, काफ़ी लंबी लिस्ट है जुर्म की आपके पति दिनेश की। बहुत सारे थानों में कंप्लेंट दर्ज है। भाई हम तो एप्लीकेशन देकर उससे बहस कर सकते हैं सज़ा कम करवाने के लिए, जुर्म तो कम नहीं करवा सकते ना। दो केसेस में बेल हो चुकी है, लेकिन बाकी थाने की पुलिस चोरी और फ्रॉड के केस में पूछताछ के लिए कस्टडी मांग रही है। सारे केस एक साथ नहीं हो सकते क्या? मैं नहीं जानती दिनेश, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, और वकील साहब कह रहे थे कि
कि हम दोनों को तैयार रहना चाहिए। इस चीज़ के लिए? वो कह रहे थे कि हम सज़ा कम करवाने की मांग कर सकते हैं, पर सज़ा होगी ज़रूर। पूरी दुनिया में एक मैं ही मिला था। इस बादल सिंह को तो मन करता है खत्म कर दूं। सारे मसले की जड़ वही है। अच्छा ये बता, विशाल कैसा है? ठीक है। अच्छा सुनो, पैसे की थोड़ी तकलीफ है। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में सारे पैसे खत्म हो। मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। कोई महंगाई से परेशान है तो कोई टैक्स से, कोई नौकरी से परेशान है तो कोई बेरोजगारी से, किसी को प्यार चाहिए तो किसी को तलाक। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए जो उसे नहीं मिल रहा है। इन सारी परेशानियों के साथ आम इंसान हर रात सोता है, पर जागता है उम्मीद के साथ कि मेहनत करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन जुर्म के रास्ते पर उम्मीद का अकाल है। मुजरिम अपनी ही करनी से अपने आप को नाउमीदी के रास्ते पर धकेल देता है। उसकी जिंदगी में कभी कोई चौराहा नहीं आता, उसके सामने कोई विकल्प नहीं होता। सामने अंधी गली होती है, डेड एंड होता है, और पीछे कानून। मर्डर बॉडी मिलने से लगभग 8 से 9 घंटे पहले हुआ होगा। मतलब 29 जनवरी की रात? यस सर। लगता है 83 मेड रिवॉल्वर का इस्तेमाल हुआ है। करेक्ट। अब क्या किया हमारे बेटे ने? वो तो पता करने में टाइम लगेगा सर, पर आपके लिए एक बुरी खबर है। मुझे याद है सर, आपने कहा था अंधेरी गली से निकाल लो अपने लड़के को। देखिए अंधेरा ही निकल गया उसे। आप बता सकते हैं वो नादिरापुर क्यों जा रहा था? कहाँ जाता था, कहाँ से आता था, कब, क्यों, कैसे, कुछ नहीं बताता था हमें। उसकी माँ आंसू आ रही है उसके लिए। कोई नई बात नहीं है, हम तो रोज आंसू बहाते थे उसके लिए। अब ये आंसू तो तभी रुकेंगे जब हमारी सांसें रुकेंगी। संतोष घर से कब निकला था? कल सुबह। किस काम से? लॉयर विश्वनाथ जी को असिस्ट करता था। जा रहा होगा उनके ऑफिस या फिर कोर्ट जा रहा होगा। हमें मोटरसाइकिल, उसका पर्स, उसका मोबाइल फोन, ये सब उसकी बॉडी के पास से मिला है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किससे मिलने जा रहा था। बात कर लीजिए एक बार विश्वनाथ जी से। सच कह रहे हैं मैडम, एक अरसे से संतोष को नहीं मिला और कल रात तो हम उसके साथ थे ही नहीं मैडम। आपके असिस्टेंट संतोष महतो का मर्डर हो चुका है। क्या? शालिनी सर, संतोष का एक कॉल स्कैन करो। क्या पता खूनी ने फोन के कॉल लॉग्स में से कुछ डिलीट किया हो। यस सर। मैं तब तक संतोष के दोस्त अर्जुन और नीरज से बात करता हूँ। नादिरापुर? ना, नादिरापुर में मेरा कोई क्लाइंट है ही नहीं। और दूसरी बात, संतोष क्लाइंट से डायरेक्ट मिलने की स्टेज पर था ही नहीं सर। उसे तो मैं बस सिर्फ कोर्ट रीडर के पास पेपर्स फाइल करने का काम देता था। कभी कभार सिंपल केस पढ़ने को कहता और उसके नोट्स बनाने को कहता, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कल कितने बजे निकला था संतोष ऑफिस से? एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, पर शाम होते ही निकल गया था। संतोष का बैकग्राउंड तो आपको मालूम ही होगा।
जी, उसके दोनों केसेस को मैं बराबर जानता हूँ इंस्पेक्टर। सिर्फ और सिर्फ उसके पिताजी की वजह से मैं संतोष को एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रहा था। कुछ आइडिया है क्यों मारा होगा उसको? क्या दुश्मनी हो सकती है उसकी किसी के साथ? नहीं, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है इंस्पेक्टर, पर जैसे मुझे कुछ पता चला मैं फौरन आपको फोन करता हूँ। पता नहीं सर, वो जो लड़की का कांड हुआ उसके बाद तो संतोष और हमारी दोस्ती काफ़ी ठंडी पड़ गई थी। और सर ऐसा नहीं कि हम बात नहीं करते थे, पर सर वो वाली बात नहीं थी। नादरापुर में क्या है? पता नहीं ये नादिरापुर कहाँ से आ गया है। नादरापुर बाईपास रोड पर संतोष की लाश मिली हमें। पर सर संतोष ने तो कभी नादिरापुर का नाम नहीं लिया हमारे सामने। सर, हमारे सबसे खास खबरियों को नादरापुर में छोड़ दिया मैंने। अगर संतोष मेहतो का वहाँ कोई कनेक्शन है तो वो जरूर ढूंढ निकालेंगे। नादरापुर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। कॉल रिकॉर्ड्स शालिनी स्कैन कर रही है इस वक्त। मोबाइल लाश के पास ही मिला था? जी हाँ सर, बाइक और बटुआ भी। सर ये केस चोरी का नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है। ये जो भी कुछ और है बड़ा अजीब है। सर, संतोष महतो के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी अजीब नजर नहीं आ रहा है। लगभग सभी कॉल्स माँ बाप को किए गए हैं या उनकी तरफ से आए हैं। कुछ कॉल्स एडवोकेट विश्वनाथ के ऑफिस के भी हैं। ये संतोष इतना संस्कारी और मासूम तो था नहीं। एक डकैती, एक मोलेस्टेशन, खुद अटेम्प्ट टू मर्डर का शिकार। इसके पास जरूर कोई दूसरा नंबर होगा जिससे अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑपरेट करता होगा। और हो सकता है सर ये दूसरा नंबर क्राइम सीन से किसी ने गायब कर दिया। सर, मैंने पूरी कोशिश की ये पता लगाने की कि कोई दूसरा नंबर ऑपरेशनल था या नहीं। नहीं सर, उसका एक ही नंबर था, 444556664। सर जी शायद वो फिर से 2 नंबर की दुनिया में चला गया था या हमसे छुपा रहा था तो बोल नहीं सकते। उसके पास दूसरा नंबर भी हो सकता था। मैं शायद अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं संतोष के दूसरे फोन के बारे में पूछ रही थी। मैं नहीं जानता उसके पास दूसरा फोन था भी या नहीं। गिरजा जी को पता होगा। उसका तो रो रो के बुरा हाल है। क्यों रो रही है वो? संतोष के लिए। उसे कुछ पड़ी थी हमारे बारे में, फिर उसके खोने का क्या गम? उसे तो बहुत पहले खो चुके थे हम। केशव, इस संतोष महतो का हमारे जुरिस्डिक्शन में तो कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन हाँ मर्डर का कनेक्शन जरूर मिला है। कैसा कनेक्शन सना साहब? तुमने अपनी रिपोर्ट में जो गोलियां मेंशन की थी, पैलेट्स, वो एक देसी मेड रिवॉल्वर से चलाई गई थी। हाँ, संतोष की बॉडी से 4 गोलियां बरामद हुई थी। 19 जनवरी को हमारी बीट में भी एक मर्डर हुआ और उस मर्डर के लिए भी एग्जैक्टली सेम गोलियों का इस्तेमाल किया गया। फर्क इतना है कि हमको विक्टिम ब्रजेश सचान की बॉडी के पास से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला, जैसा कि आपको संतोष महतो के पास से मिला था। लेकिन 2 दिन के बाद हमें पास के सिरोनिया थाने से एक मिसिंग कंप्लेंट मिली जो कि ब्रजेश सचान से मैच हुई। कौन था ये ब्रजेश सचान? एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर था, किसी पार्टी को ड्रॉप करने जा रहा था नादिरापुर, जब उसका मर्डर हुआ और उसकी गाड़ी चोरी की गई। शालिनी, तुमने जो एंगल सजेस्ट किया है कि तंग आकर जलील ना होने के इरादे से खुद संतोष के फादर घनश्याम महतो ने अपने बेटे का कत्ल करवा दिया हो, ये बेबुनियाद तो नहीं लगता। लेकिन नादिरापुर पुलिस से जो खबर मिली है ब्रजेश सचान का कत्ल और कार चोरी की, उससे थोड़ा डाउट होता है। दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं सर। मतलब वही गिरोह या सुपारी किलर जिसने सचान को मारा, उन्हीं ने संतोष को भी मारा? सर, संतोष पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक जुगनू की तरह जुर्म की दुनिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। हो सकता है किसी ने इस बात का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी का दिया ही बुझा दिया हो। तुम एक बार फिर शक की सुई रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर घनश्याम महतो की तरफ घुमा रही हो। मोटिव उन्हीं का सबसे स्ट्रांग है, और किसे इतनी तकलीफ होगी? वो जो लड़की छेड़ने का केस था, पूजा मंडल, उसका भाई, क्या नाम उसका, जिसने संतोष पर हमला किया था? किशोर मंडल। उसकी जमानत हो गई सर। उठा लो उसे। एक बार जुर्म किया, सजा काटी थोड़ी, उसके बाद बंदा कौन से जुर्म का हाईवे लेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। सर केशव, नादिरापुर पुलिस से ब्रजेश सचान मर्डर की सारी डिटेल्स निकालो, पता तो चले कि सच में कार चोरी का केस है।
20 जनवरी को ट्रैवल एजेंसी का मालिक हेमंत झा यहाँ पर आया और इस गाड़ी की चोरी की कंप्लेन की। ब्रजेश ब्रजेश सच्चा नाम है ड्राइवर का। सफ़ेद कलर की MUV लेकर गया था पार्टी को नादरापुर ड्रॉप करने। सुबह लौटना था और अब शाम होने को आई और फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, अपने ड्राइवर ब्रजेश का फोटो, गाड़ी का फोटो और बाकी डिटेल्स दे दीजिए, हम उसे तुरंत फ्लैश कर देते हैं। वैसे ये ब्रजेश नादिरापुर में कौन सी पार्टी को ड्रॉप करने गया था? लालू दास नाम बताया था। कल सुबह ही आया था हमारी दुकान पर। एक गाड़ी मिलेगी क्या नादिरापुर के लिए? हाँ क्यों नहीं। कब चाहिए? अभी। रिटर्न है कि ड्रॉप? बस जाना है एक तरफ। हो जाएगा 2500 रुपये। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, 2000 रुपये लगते हैं एक तरफ के। ठीक है, 1000 रुपये एडवांस दे दो, बाकी ड्राइवर को दे दो। ब्रजेश नादरापुर निकलना है, अभी ड्रॉप है, मीटर रीडिंग देख लेना। ठीक है सर। आप अपना नाम और नंबर बताइए। लालू दास। फ़ोन नंबर? बार बार लालू दास का फ़ोन ट्राई कर रहा है पर उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। 2 दिन तक हमने ब्रजेश और लालू को ट्रेस किया। लालू की सारी डिटेल्स फर्जी निकली और 23 जनवरी को नादिरापुर से हमें ये फोन आया। लालू का कोई फोटो हाथ लगा आपके? नहीं। मुझे ब्रजेश और लालू इन दोनों के नंबर चाहिए। किस हद तक ले गया अपने गुस्से को किशोर? सर वो छुरा जोश में चला था, लेकिन उसके बाद आपने जो समझाया उस सब के बाद मैं समझ गया कि जिस रास्ते पर मैं निकल पड़ा हूं वो क्रिमिनल रास्ता बिल्कुल गलत है, तबाही मचाता है। तो सर मेरा सीधा सा जवाब है कि मैंने संतोष का मर्डर नहीं किया, ना ही करवाया। मैंने भी अखबार में ही पढ़ा था सर कि संतोष का मर्डर हो गया है। सर ना मैं इस हद तक जाऊंगा और ना ही मैं किसी को जानता हूं कि कोई मेरे लिए पैसा लेकर ये काम करेगा। सारे सवालों के जवाब बिना पूछे अपने आप ही देंगे। शालिनी, तुम पता करो कि पैसे लेकर ऐसे काम कौन कर सकता है। गाड़ी चुराई गई, मर्डर किया गया। सर ये नादिरापुर बाईपास वाला केस है ना? साहब बोला नहीं, सारे काम शुरू। नादिरापुर थाने से खबर आई थी, टिप निकली थी इस काम के लिए। कोई नहीं, तू पता कर। गाड़ी पक्का चोरी करने के इरादे से उठाई गई। कोई लालू है, फर्जी नाम पे मोबाइल है, तो ये लालू नाम भी फर्जी होगा। अपने को बस इतना पता करना है कि संतोष मेहतो के मर्डर में इसका क्या कनेक्शन है। साहब गाड़ी चोरी की है बेचने के लिए, तो अभी तक तो उसका पोस्टमार्टम हो गया होगा। पक्का नंबर प्लेट, कलर विलर सब बदल दिया होगा। शायद गाड़ी चुराने का प्लान ही नहीं था। हो सकता है ये चोरी सिर्फ हमारा ध्यान बटाने के लिए की गई हो। चंदर, अंदर तक घुस, गहराई तक जा। जो नजर आ रहा है शायद वैसा है ही नहीं। यार सीधे सीधे बोलो, गाड़ी मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी? हाँ? अरे डील कौन कर रहा है? अरे नाम तो बोलो। कैलाश जी, ब्यूटी पार्लर में आपकी दुल्हन सज रही है। देखिए काम यहाँ बड़े तरीके और सलीके से होता है। ये कुछ तकरीबन कितने दिन जाएंगे? तकरीबन 2 दिन लगेंगे। और लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, डोली जब आपके दरवाजे पे आएगी ना, होश उड़ जाएंगे। अच्छा, जब भी रेडी हो ले आना। मुझे लगा मामला गड़बड़ हो गया है। अरे क्या सर जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़के वाले हैं, अब जबान दी है तो निभाएंगे। परसों तक मुझे गाड़ी चाहिए। हाँ ठीक है, परसों तक गाड़ी देनी है पार्टी को। सारा काम तो हो ही गया है, चेसिस नंबर बदल देते हैं। अरे आगे तुम। चलो अच्छा हुआ, विशाल को स्कूल छोड़ दो, मुझे जेल जाना है। हाँ ठीक है, चलो विशाल आपको स्कूल छोड़ देते हैं। बेल का क्या हो रहा है? कोशिश चल रही है। भुवन क्या कर रहा है? उसको मैंने बोला था बाहर निकलते तेरे साथ। लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू चाहती है कि मैं जेल के अंदर ही रहूं, बाहर ही ना निकलूं? क्या कह रहे हो? देख कजरी, ये मत समझना कि मैं अंदर हूं तो मुझे बाहर की खबर नहीं मिलती। देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास क्या खबर है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये बता, ये संतोष महतो को किसने मारा? मैं कैसे बता सकती हूँ? ये वही वकील था ना जो मेरा केस लड़ने वाला था? हाँ वही था, पर अब हमें कोई और वकील करना पड़ेगा, क्योंकि संतोष महतो तो अब मारा गया है और उसे किसने मारा और क्यों मारा मैं नहीं जानती। ब्रजेश सच्चान और संतोष महतो के केस में फिलहाल एक ही कनेक्शन लग रहा है, और वो है शायद सेम देसी मेड रिवॉल्वर का इस्तेमाल।
लेकिन ब्रजेश सच्चान के केस से संतोष महतो के मर्डर का क्या कनेक्शन हो सकता है? संतोष महतो को देसी मेड रिवॉल्वर से मारा गया। सुपारी किलर्स का काम हो सकता है। मैडम जरूरी नहीं कि हमेशा बंदूक सिर्फ सुपारी किलर उठाए। संतोष के फादर के पास भी हो सकती है। माँ बाप का अभी तक तो कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आया मैम, काफी छानबीन की है। इस चुराई हुई गाड़ी का क्या चक्कर है? मैम वही चोर बाजार वाले, गाड़ी चुराया, चेसिस नंबर मिटाया, पुर्जा इधर का उधर किया, कलर चेंज किया, किसी को बेच दिया। तो फिर इस सब से संतोष महतो के मर्डर का क्या कनेक्शन है? अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ कनेक्शन है तो हम कनेक्शन निकाल के रहेंगे। सर, काफ़ी सारे लोग लगाए गए हैं जिले के गराज और दुकानों में। 100% अभी तक गाड़ी को फुल चेंज भी कर दिया गया होगा। चेंज भी किया गया होगा और हो सकता है गाड़ी सड़क पर भी चल रही हो। अब अगर किसी ने गाड़ी को मॉडिफाई किया है तो गाड़ी किसी न किसी के पास गई भी होगी। पता करो किसके पास गई है। इस ब्रजेश सचान मर्डर केस में ये गाड़ी मेन टारगेट थी। उसे चोरी करने के इरादे से ये हायर किया गया था। बमोनी पुलिस को शक है कि ये केस एडवोकेट संतोष महतो के मर्डर केस से भी जुड़ा हो सकता है। हमें इस केस को जल्दी क्रैक करना होगा। सर, संतोष के पिता घनश्याम के कॉल रिकॉर्ड से ऐसा लग तो नहीं रहा है कि उन्होंने किसी सुपारी किलर को कांटेक्ट किया होगा। फोन एकमात्र तरीका तो नहीं होता है ना किससे कांटेक्ट करने का। हो सकता है चुपचाप फेस टू फेस बात की। सर, रिटायर्ड लोग हैं, मध्यम वर्गीय। हो सकता है कि अपने बेटे से परेशान होंगे, पर क्या वो इस हद तक जा सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। जब पढ़े लिखे रिटायर्ड लोगों का LLB पढ़ा लिखा बेटा डकैती कर सकता है, मोलेस्ट कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ब्रजेश सच्चान मर्डर और चोरी की गई कार का क्या स्टेटस है? नादिरापुर पुलिस उसके पीछे लगी हुई है सर। हम भी लगे हुए हैं। 2 मर्डर, 1 चोरी की गई कार, क्या कनेक्शन हो सकता है आपस में? सुनिए, एक बात पूछूं? सच सच बताओगे? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला जो आज ऐसे सवाल करने की नौबत आ गई? आपको लगा कि संतोष गलत रास्ते पे बहुत आगे चला गया, हम दोनों से रोक नहीं पाए तो मैंने संतोष को, अपने इकलौते बेटे को मरवा दिया। ये कहना चाहती हो तुम? वो इतना बदल चुका था कि हम उसे पहचान ही नहीं पाए। लेकिन हमारा संतोष ऐसा पैदा तो नहीं हुआ था। हमारी जिंदगी को एक मकसद, एक मतलब देने के लिए आया था हमारी जिंदगी में। हम दोनों ने एक अच्छी ढंग की जिंदगी जी, अपनी एक अलग दुनिया बनाई। लेकिन संतोष ने क्या किया? अपने आप को बाहर की एक ऐसी दुनिया को दे दिया जिसका ना तो कोई कायदा था, ना कानून था, ना ज़मीर। मैं आज तक नहीं समझ पाया उसे ऐसी दुनिया में क्या दिखाई दिया और क्यों। पुलिस कहती है कि हम संतोष के कातिलों को पकड़ लेंगे और ये केस क्लोज होगा ही होगा। लेकिन क्या हमारी जिंदगी में कभी कोई मकसद लौटेगा? समझ ही नहीं आता कभी कभी। क्या हमारा संतोष किसी अंधी गली में खो गया या हमें किसी अंधी गली में छोड़ गया? चुराई गई कार बड़ी स्मूथली एक हाथ से दूसरे हाथ जा रही थी। उसका रंग रूप बदल चुका था, लेकिन पुलिस अब तक इस चुराई गई कार और संतोष के कत्ल के बीच के कनेक्शन पर उंगली नहीं रख पाई थी। एक चाय देना यार। चंदर, ये लालू दास नाम की तो कोई हिस्ट्री नहीं है, ना पुलिस वालों के पास, ना हम खबरियों के पास में। आप अपना नाम और नंबर बताइए। लालू दास। लालू दास फर्जी नाम है, लेकिन आदमी असली है।
और ये नकली नाम तो कोई क्रिमिनल या हिस्ट्री शीटर ही लेगा। और कांड भी तो देख, गाड़ी चुराई, ड्राइवर के उधर ही ठोका, पक्का कुछ छटा हुआ बदमाश। ये हो सकता है। अच्छा सुन, कल एक तरोताज़ा गाड़ी आई सेकंड हैंड मार्केट में, बिकने के लिए तैयार है। तुक्का लगाओ और बोलो अपने सब लोगों को, चांस लो, हो सकता है वही गाड़ी हो। गाड़ी का मॉडल वही है जो चोरी हुई थी? हाँ, कैलाश ट्रेवल्स कंपनी है जिसके मालिक कैलाश त्रिवेदी ने खरीदी है। अब चोरी वाली गाड़ी तो है, पर ये नाथीरापुर वाली है या कोई और है ये बताना मुश्किल है। अब उसी मॉडल की गाड़ी कहीं और से भी तो चोरी हो सकती है ना। सिन्हा साहब, मतरानी चौक से बिल्कुल लगकर ऑफिस है कैलाश त्रिवेदी का। ठीक है केशव, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस कैलाश त्रिवेदी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। देखते हैं कितने पानी में घुसा पड़ा ये। बड़ी जल्दी में था ये संतोष महातो। विश्वनाथ जी का नया नया असिस्टेंट था, मगर बातें ऐसी करता था जैसे खुद ही केस लड़ने वाला। हरीश जी, हम नादिरापुर से उसका कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। अब विश्वनाथ जी तो कह चुके हैं कि उनका कोई क्लाइंट नहीं था नादिरापुर में। क्या आपको कोई आइडिया है कि संतोष नादिरापुर क्यों गया होगा? फंसाया होगा किसी को केस के चक्कर में। किसको? शालिनी जी, ये कोर्ट है, यहाँ हजारों लोग आते हैं केस के सिलसिले। अब किसी को ढापा होगा उसने। क्या आप प्लीज पता लगा सकते हैं कि संतोष नादिरापुर क्यों गया होगा? किस पार्टी से मिलने गया होगा? बात करनी पड़ेगी 2-4 लोगों। सर, इस कैलाश त्रिवेदी का कोई डिटेल क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर एक अरसे से ये चोरी की गाड़ियां खरीदता और बेचता रहा है। और कहता है कि सेकंड हैंड गाड़ियां हैं। जी सर, साथ में एक ट्रेवल का बिजनेस भी चलाता है, साइड बिजनेस ही समझ लीजिए सर। और एक बात थी सर। क्या? सर, ये जो दिनेश मिश्रा है जिसे हमने पकड़ा था। हाँ, कई सारे थानों में केसेस दर्ज हैं उसके खिलाफ। जी सर, ये रहता तो नादिरापुर में था, पर इसने सारे कांड नादिरापुर के बाहर किए। और इत्तेफाकन इस दिनेश मिश्रा का भी एक साइड बिजनेस था ट्रैवल का। ये सेकंड हैंड टेम्पो बस खरीदता था और उसे लीज पर चढ़ा देता था। और ये सेकंड हैंड भी बेशक चोरी के होंगे। अजय, क्या लगता है कोई कनेक्शन है? कनेक्शन का तो पता नहीं सर, पर हो सकता है कि कैलाश त्रिवेदी भी कुछ ऐसे ही ऑपरेट करता हो, बाहर से गाड़ी चुराना और यहाँ बेचना। सिन्हा, इन चीजों को लगता है कि यही गेम खेल सकते हैं। अब हम इनको मिलकर कंफ्यूज करेंगे। यशफ सर, तुम दिनेश मिश्रा से मिलोगे बामोनी डिस्ट्रिक्ट जेल और पता करोगे कि संतोष महतो से इसका क्या लेना देना। समझ गया सर। शालिनी, तुम नादिरापुर जाओ, कैलाश ट्रेवल्स सेकंड हैंड कार खरीदो। जी सर। तुम्हारी गाड़ी की किलोमीटर रीडिंग क्या थी जिस वक्त चुराई गई? अभी 5 मिनट में सारे डिटेल भेजता हूँ मैडम। हम लोग कहीं भी गाड़ी भेजने से पहले मीटर रीडिंग लेकर रखते हैं। दिनेश मिश्रा, आज कौन मिलने आया है? तेरे ससुराल वाले, बमौनी पुलिस थाने से। नमस्ते। नमस्ते मैडम, हमें गाड़ी खरीदनी है। अरे हाँ हाँ सर, इतनी गाड़ियाँ खड़ी है ना, पसंद कीजिए। ये वाली ठीक लग रही है, क्या रेट लगाएंगे इसका? अरे सर, रेट कहाँ भागे जा रहे हैं, पहले गाड़ी तो देखिए। बस एक बात कहूँ सर, एकदम करेक्ट पीस चुना आपने। कोई नहीं बोलेगा सेकंड हैंड गाड़ी है, नई से भी ज़्यादा स्मूथ, टिप टॉप। सर चला के तो देखिए, मक्खन है मक्खन। चलानी तो बनती है। लाइए चाबी। अभी लाया चाबी। एक राउंड लेके आते हैं। अरे एक नहीं सर, 4 चक्कर लगाइए, गाड़ी आपकी है। हेमंत की गाड़ी से 150 किलोमीटर ज्यादा चली है ये गाड़ी। ये वही गाड़ी है रावत। असलम, जल्दी से गाड़ी खोलकर चेक कर लो। जी मैम साहब। सर, 6 महीने से जेल में हूँ। मुझे क्या पता संतोष महतो का गेम किसने बजाया। तो क्या पता है तुझे? सर, मुझे तो ये पता है कि लंबा सड़ने वाला हूँ मैं जेल में। कैलाश त्रिवेदी को जानता है तू, जो नादिरापुर में कैलाश ट्रेवल्स चलाता है? हाँ सब जानता हूँ, मेरा भी ट्रेवल्स का ही धंधा था। तो बता, ब्रिजेश सचान को किसने मारा और क्यों?
ब्रिजेश सर, ये कौन है? सिरोनिया की हेमंत जाकर ड्राइवर। संतोष के मर्डर के लगभग 1.5 हफ्ते पहले किसी लालू दास ने कार बुक करवाई थी कस्टमर बनकर हेमंत से, और दोनों रिवॉल्वर में एक ही किस्म के गोले थे। अब तू मुझे साफ साफ बता, क्या रिवॉल्वर और उसे चलाने वाला भी एक ही था? सर मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? संतोष महतो को कैसे जानता है तू? सर न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक लॉयर का मर्डर हुआ है, और मेरी बीवी कई बार बात करती थी। क्या? तेरी बीवी क्या बात कर रही थी? सर वो बता रही थी एक लॉयर है संतोष महतो करके, जो मेरा केस लड़ने वाला है, जो मुझे जमानत दिलाएगा। संतोष महतो एडवोकेट विश्वनाथ प्रताप का असिस्टेंट था, क्या वो ये केस लड़ने वाला था? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैडम, चेचिस नंबर तो मिटा दिया गया है और पेंट भी ताजा ताजा किया हुआ है। ये पक्का चोरी की गाड़ी है। है ना मक्खन, एकदम नई जैसी। कैलाश त्रिवेदी, गाड़ी का चेसिस नंबर बदलने और उसका रंग बदलने से क्या गाड़ी नई हो जाती है? कौन है आप लोग? मैकेनिक हैं कानून के, मुजरिमों के पुर्जे खोलते हैं, एक एक पुर्जा। ले चलो इसे। नहीं, अरे मेरी ऐसे थोड़ी ना होता है। आप दिनेश मिश्रा ना, उसका केस मैंने लिया ही नहीं। पर दिनेश मिश्रा का तो कहना है कि संतोष महतो उसकी जमानत के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन करने वाला था। ऐसा कैसे हो सकता है? संतोष मेरा असिस्टेंट था, मेरे कहे बिना वो ऐसा कैसे कर सकता है? आपने कोर्ट में इंक्वायरी की? मैंने भी सुना है हरीश कि संतोष महतो दिनेश की बेल एप्लीकेशन फाइल करने वाला। पुलिस कह रही है कि दिनेश ने उन्हें बताया संतोष महतो उसका केस लड़ रहा था। दिनेश की बीवी कजरी पहले मेरे थ्रू थी, लेकिन पिछले 2 महीने से कोई फोन नहीं आया। मुझे क्या मालूम था कि मेरे पीठ पीछे संतोष महतो से बात चल रही है। जी चौहान साहब, इस दिनेश मिश्रा को हम ही लोगों ने पकड़ा था, और उसकी पत्नी कजरी मिश्रा से भी हम लोग वाकिफ हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। हमने कैलाश त्रिवेदी को कस्टडी में लिया है, तुम कजरी मिश्रा की क्वेश्चनिंग करो। ये संतोष महतो दिनेश मिश्रा का केस लड़ने वाला था, लेकिन कोर्ट में कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई। माजा क्या अभी तक क्लियर नहीं। मैं तुरंत पता करता हूँ चौहान साहब। कैलाश त्रिवेदी, अभी तक हमने सर्विसिंग शुरू नहीं की है, और इतना समझ ले कि ना यहाँ पानी का इस्तेमाल होता है ना ही ऑयल का। मतलब ऐसा खोल के रखेंगे कि कोई जोड़ नहीं पाएगा, सेकंड हैंड बिक नहीं पाएगा। सर मैं सच कह रहा हूं, मैं इन दोनों मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो बस मिथिलेश और भुवन को गाड़ी के लिए बोला था। कौन है मिथिलेश और भुवन? सर ये दोनों सेकंड हैंड गाड़ियां दिलाते हैं। चुराते हैं? सर मेरा काम है सेकंड हैंड गाड़ी बेचना। अरे किस जमाने में हो यार, वो 2 पीस बिके हुए अरसा हो गया, एक ही गाड़ी बची मेरे पास। भुवन सुन, मुझे अर्जेंटली नया माल चाहिए। कमीशन का क्या सोचा है कैलाश भाई? कमीशन सोचने वाली नहीं, देने वाली चीज है। मिथिलेश को पूछ ले, 50% देता हूँ, इस बार भी दूंगा। 50 डन कर दे। ठीक है कैलाश जी, उड़ाते हैं फिर कोई चिड़िया। अच्छा सुनो, वो बमौनी और नादिरापुर के बाहर हाथ मारना। वैसे भी वो दिनेश मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद ना पुलिस चारों तरफ मंडरा रही चील की तरह। सिनोरिया या लोपार में जाके जाल बिछाते हैं। उन्होंने सिरोनिया से गाड़ी भेजी, चुराई। सर इन लोगों ने सिस्टम बना रखा है, जिस कस्बे से गाड़ी चुराएंगे उसे दूर ले जाकर बेचेंगे, सेम जगह कभी नहीं। दिनेश भी यही करता था। इस गाड़ी को चुराते वक्त इसके ड्राइवर की छुट्टी कर दी गई, परमानेंट छुट्टी, गोलियां खिलाकर। लगभग 1.5 हफ्ते बाद वही गोलियां संतोष महतो को खिलाई गई, उसी जगह पर, नादिरापुर बाईपास। इस वकील का क्या ताल्लुक था तुम्हारे धंधे से? बोल रहा हूँ, मुझे इन दोनों मर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो 21 जनवरी को भुवन और मिथिलेश ने बताया था कि गाड़ी मिल गई है, काम चालू है उस पर। चिड़िया हाथ में आ गई है कैलाश भाई, बस 2 दिन का काम है, फिर ले जाओ। हाँ लेकिन काम करवाने के अलग से पैसे लगेंगे। काम एकदम सटीक होना चाहिए, ढंग का। वो तो हमेशा से ही होता है। वैसे कहाँ से उड़ाई? वही जहाँ से कहा था, सिरोनिया। उन्होंने मुझसे कहा सिरोही में उन्होंने पूरी स्टडी की है, नजर रखी और पक्का कर लिया कौन सी उड़ानी है। ये सही रहेगी। आज ही बुक करता हूँ इसे। एक गाड़ी मिलेगी क्या नादिरापुर के लिए? हाँ हाँ,
ब्रजेश, ब्रजेश नाम बताया था ना? जी। रुको जरा साइड में, थोड़ा हल्का हो लें हम। कुछ दिनों बाद मुझे इस ड्राइवर ब्रजेश सचान के मर्डर का पता चला। मुझे माफ़ कर दो सर, मैंने गाड़ी चुराने के लिए ज़रूर कहा था, ये मेरा काम है, लेकिन मर्डर वर्डर इन सब से मेरा दूर दूर का लेना देना नहीं है सर। हराम की खाएगा लेकिन छुरी कांटे से, हाथ मैले नहीं करेगा अपने। जुर्म करने वाला और जुर्म करवाने वाला दोनों अंतर जाते हैं, सजा दोनों को होती है। ये क्या बोल रहे हैं सर? मैं चोरी की गाड़ी बेचता हूँ, मानता हूँ, इसके लिए जो भी फाइन होगा मैं देने को तैयार हूँ। कितना कितना फाइन बनेगा सर? घूस ऑफर कर रहा है? हाँ चल ठीक है, एक हेल्प कर मेरी। बोलिए सर। संतोष महतो की पूरी स्टोरी सुना। शुरू हो जा। अगर टाइम लगाएगा ना तो फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। मेरा हाथ पैर डंडा सब एक साथ शुरू होगा। वो संतोष फायदा उठाना चाहता था। कैसा फायदा? किसका फायदा? बहती गंगा में हाथ धोने आया था, बिरयानी की खुशबू सूंघी और सीधे दावत पे चला आया। साफ साफ बोल, ये शायरी और कविता मत सुना। हेलो कैलाश ट्रेवल्स। कैलाश जी, सुना है सौदा हो रहा है किसी चिड़िया का। कौन बोल रहा है? एडवोकेट संतोष महतो बोल रहा हूँ। कैलाश जी, इस गाड़ी का सौदा सिर्फ हम करेंगे। गाड़ी तो मिथिलेश और भुवन ने चुराई थी, ये किस बात का सौदा करने पहुंच गया? वो ब्लैकमेल को सौदा बोल रहा था सर। 1 लाख? क्या बात कर रहे हैं संतोष जी, इस गाड़ी से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। सजा मिलेगी। चाहिए? क्या बात कर रहे हैं? वो क्या है ना कि तकदीर और दिमाग दोनों टेढ़े निकले, वरना वकील बुरा नहीं हो कैलाश जी। जुर्म सूंघ लेता हूँ। न्यूज़ देखी मैंने, नादिरापुर बाईपास पे लाश मिली है ड्राइवर के, पर गाड़ी नहीं मिली। सिरोनिया की गाड़ी थी। 2 और 2 4 कर लिए मैंने, जो कि मिलेंगे आपको। उसमें से चाहिए मुझे 1 लाख, तो 2 और 2 मिला के हो गए 5, 50 एडवांस। वो 2 लोग हैं। कौन? मिथिलेश और भुवन। आपको कैसे मालूम? आप बस इतना जान लो कि वो लोग अब थर्ड पार्टी भी नहीं रहे। आपको किसी को 50% भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सौदा सिर्फ मेरे और आपके बीच में होगा, और मुझे चाहिए 1 लाख। विन विन है जी, विन विन समझते हैं ना? अब संतोष को भुवन और मिथिलेश के बारे में कैसे पता चला, सौदे के बारे में कैसे पता चला, गाड़ी के बारे में कैसे पता चला, मुझे कुछ नहीं मालूम है। कसम से सच बोलता हूँ सर। केशव सर, मिथिलेश और भुवन की हिस्ट्री निकालो। सर शालिनी, नादिरापुर जाओ, वहाँ इंस्पेक्टर सिन्हा से पता करो कि उन्हें कजरी मिश्रा से क्या पता चला। सर, ये केस बहुत उलझा हुआ है। ये सिर्फ कार चोरी और बिक्री का केस नहीं, यहाँ मामला कुछ और ही है। अब क्या हुआ है सर? कुछ नहीं, आपका इंतजार हो रहा था। क्यों, क्या हुआ है? हुआ तो बहुत कुछ, और बहुत कुछ पूछना है आपसे। पूछिए। बच्चे को किसी पड़ोसी के यहाँ छोड़ेंगी? थाने चलना पड़ेगा। ऐसे भी क्या टेंशन है मैडम? मेरा नाम एडवोकेट संतोष महतो है। कई बार देखा मैंने आपको, बहुत परेशान रहती हैं। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपको? क्रिमिनल लॉयर हूँ। हाँ, मैं संतोष महतो को जानती हूँ सर, और ये भी जानती हूँ कि
कि किसी ने उसे मार डाला। अपने पति दिनेश की जमानत करवाने की बात हुई थी तुम्हारी एडवोकेट संतोष महतो से? उसी ने की थी सर। उसने कहा कि वो बहुत आसानी से दिनेश को जेल से छुड़वा देगा। वो आदमी सर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था और मैं सब चुपचाप बस सुनती रहती थी। केस कोई भी मुश्किल नहीं होता है, बस वकील को सिर्फ घुमाने आना चाहिए। और आपके पति का केस बहुत ही पेचीदा है। उन्होंने जितने भी जुर्म किए ना, ये चोरी, डकैती, रॉबरी, ये लगभग 20 थानों के अंडर में है। कुल मिला के बात ऐसी है कि ये लोग अब आपके पति को आटे में ले रहे हैं। जो पुलिस होती है ना, ये जब किसी को पंजे में लेना चाहती है ना तो बहुत मुश्किल होती है, समझ लो। कड़वी है जी, सॉरी मैंने चीनी डाली तो थी। चाय नहीं, आपके पति की हकीकत कड़वी है। 2 महीने से दर दर कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ। बच्चा छोटा है मेरा, बहुत परेशानी है वकील साहब। देखिए, परेशानी दूर हो सकती है, कड़वी हकीकत मीठी भी हो सकती है। क्योंकि कानून के कप में कोई चांदी का चमचा घुमा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं उन्हें यकीन दिला दूंगा कि पुलिस को आपके पति को जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे पति को अंधेरी गली से निकाल के आज़ादी दिलाऊंगा, वादा कर रहा हूँ। लेकिन आपकी फीस क्या होगी? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे पता है आप परेशान हैं, अकेली हैं, घर में एक छोटा सा बच्चा है और पति जेल में है। सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता होगा, नहीं? आप जमानत की एप्लीकेशन कब दर्ज करेंगे? बस यही बातें होती थी सर, हर बार। और मेरे पति वो अब भी जेल में है। तो इन 3 महीनों में तुम्हारे सामने संतोष महतो सिर्फ तुम्हारे पति को छुड़वाने की डींगे हाँकता रहा। इतना ही हुआ 3 महीनों में। और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी इस बात का यकीन कर लेंगे? सर, अगर आपको किसी और बात पर यकीन करना है तो आप कर सकते हैं। आपने मुझसे पूछा कि मैं संतोष महतो को कैसे जानती हूँ और मैंने आपको बता दिया। अब उसे किसने मारा, क्यों मारा, मैं ये सब नहीं जानती। ये भुवन सिंह कौन है? मिथिलेश कुमार कौन है? कौन है? कजरी जी, ये आपकी गलत फहमी है कि आप विक्टिम हैं। दरअसल विक्टिम वो लोग हैं जिन्हें आपके पति दिनेश ने लूटा और आपने उसका साथ दिया। आप भी उतनी ही क्रिमिनल हैं जितना कि दिनेश। और याद रखिएगा, आप सिर्फ जमानत पर रिहा हुई हैं, बरी नहीं हुई। इसलिए अपने आप को मासूम और हमें बेवकूफ़ समझने की गलती कतई मत कीजिएगा। आपके पति दिनेश से बात हुई हमारी, इसलिए ये कहने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए कि आप भुवन सिंह और मिथिलेश कुमार को जानती नहीं, बल्कि आप ये भी जानती हैं कि एक गाड़ी चोरी हुई थी। अब जरा सोच समझ के जवाब दीजिए कि क्या उस गाड़ी चोरी की टिप संतोष को तुमने दी थी या फिर तुमने ही संतोष का मर्डर करवाया? सर, अपने बच्चे का ख्याल रखने और अपने पति की जमानत करवाने की कोशिश करवाने के अलावा मेरी जिंदगी में और किसी चीज की कोई जगह नहीं। और ये कार की चोरी, इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ के धागों से जो कहानी बुनी जा रही थी वो यहीं से शुरू हुई थी, पर यह कहानी कैसे बनी, कहां तक गई और कैसे गई, ये वो इंसान भी समझ नहीं पा रहा था जो इस कहानी का एक अहम धागा था। हर कोई अपने आप को अंधी गली में धकेल रहा था और किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस गली के अंत में सिर्फ अंधेरा है, डेड एंड। साहब, जिस दिन से आपने कैलाश त्रिवेदी को उठाया ना, ये मिथिलेश और भुवन दोनों भी अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड ही गए ना, तो ग्राउंड को खोदो, खींच निकालो बिल से। संतोष क्रिमिनल था। ये भुवन, मिथिलेश, जो भी आप कह रही हैं, ये उसके पहचान वाले रहे होंगे और जो भी हुआ उन लोगों के बीच में हुआ होगा। तो आप कैसे सोच सकती हैं कि इस सब के बारे में मुझे पता होगा? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि संतोष ने आपसे कुछ कहा था क्या, किसी चोरी की गाड़ी के बारे में या इन दोनों के बारे में? हम आपको पहले ही बता चुके। संतोष हमें कुछ नहीं बताता था। हमारे लिए वो अजनबी था जिसे हमने अपने खून पसीने से सींचा ताकि जिंदगी में वो कुछ बन सके। लेकिन तकदीर का कोई अलग ही प्लान था। अब अगर आप ये कहेंगी कि आपका बेटा अपने कुकर्मा से मारा गया, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। हाँ, वो आपके ऑफिसर ने कहा था कि आपका बेटा एक अंधी गली में घुस रहा है जिसकी मंजिल एक डेड एंड है, हो सके तो उसको वहां से वापस खींच लो। पर हम ऐसा नहीं कर सके।
अजीब सी बात है, और अजीब लगनी भी नहीं चाहिए। तार कहीं यहीं से छिड़ा हो सकता है। मतलब भुवन सिंह? क्योंकि मैं ये तो जानता हूं कि पिछले 1 साल से मिथिलेश खुला घूम रहा है, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, और दिनेश मिश्रा को गिरफ्तार करवाने में मिथिलेश का हाथ था। सही अनुमान लगाया आपने। क्यों कजरी? मिथिलेश और भुवन थे इस कांड के पीछे, और तूने मुझे बताया तुझे कुछ मालूम नहीं। उसे झूठ बोलेगी? पति हूं तेरा, कोई पुलिस वाला नहीं हूं। चल क्या रहा है मेरे पीछे? कजरी बता मुझे क्या चल रहा है? कजरी मेरे पीछे चल क्या रहा है मुझे बता। भुवन को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। 2 जनवरी 2016 को उसकी जमानत हुई और वो यहां से रिहा हुआ। फिर इंस्पेक्टर? भुवन और ये दिनेश मिश्रा, ये दोनों एक ही सेल में कैद थे। भुवन कहाँ है? बोल कजरी, क्या हो रहा है? बोल कजरी, हो क्या रहा है? वही हो रहा है जो अब तक होता है दिनेश। तुम पकड़े गए, हमारे बैंक अकाउंट जब्त कर लिए गए। एक छोटा बच्चा है हमारा, जिसकी मैं परवरिश नहीं कर पा रही हूँ। अकेली हूँ, दुखी हूँ। देख कजरी, मुझे गोल गोल मत घुमा। मुझे ये बता कि संतोष मेहतो का मर्डर क्यों किया गया? कजरी देख, मैंने भुवन को तेरे पास इसलिए भेजा था ताकि तेरी मदद हो सके, वो तेरा हाथ बटाए। कजरी ध्यान से सुन, मैंने अनगिनत चोरियां की हैं, डाके डाले हैं, ठगाए लोगों को, लेकिन कभी किसी की जान नहीं ली। क्योंकि एक 1 वे टिकट होता है, आदमी गया तो गया, फिर वापस नहीं लौटता। कजरी मुझे सीधे सीधे बता, क्या गेम खेल रही है तू? तू क्या शामिल है इस मर्डर में? कजरी, कजरी, कजरी मुझे बता। कजरी, कजरी बोलना। चल दिनेश, चलता हूं। भुवन सुनना, कजरी और विशाल का ध्यान रखना। मेरी बात हुई थी कजरी से, तो वहीं रहना उनके साथ मेरे घर में, और उनको बराबर पैसे देते रहना। दिनेश, जुबान दी ना मैंने, परिवार की चिंता क्यों करता है? ए भुवन चल, जमानत हुई है तेरी, खारिज भी हो सकती, चल। भुवन और दिनेश लंबे अरसे से एक ही सेल में कैद थे। उनके बीच दोस्ती गहरी थी, भरोसा अटूट था। सिन्हा, कड़ियां जुड़ने लगी हैं। जेल में भुवन और दिनेश एक ही सेल में थे। भुवन को बेल मिली और दिनेश ने उससे अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहा। और यहाँ इत्तेफाकन दिनेश की पत्नी कजरी का संतोष मेहतो से कांटेक्ट हुआ। वकालत पढ़ा हुआ था, असिस्टेंट वकील था, और खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। उसने बढ़ा चढ़ाकर दावा किया हुआ कजरी से कि वो दिनेश को जेल से छुड़वाने में उसकी मदद करेगा। भुवन और उसके एक दोस्त मिथिलेश ने एक कार चुराई, ड्राइवर का मर्डर किया, और इस बात का पता संतोष मेहतो को चल गया। उसने इस कार की चोरी से पैसे बनाने की सोची। लेकिन संतोष को ये बात कैसे पता चली? उसका सिर्फ एक ही जरिया हो सकता है, और वो है कजरी। दो मर्डर हुए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों मर्डर वाकई में एक कार की चोरी को लेकर हुए? मम्मी, आपको बुखार है? नहीं बेटा, परेशान हूं। कुछ गलत हो गया? सब गलत हो गया। जो नहीं करना चाहिए था वो किया, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। जैसे पापा छोड़कर मुझे गए थे, वैसे आप भी जाओगे? प्लीज मम्मी, मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। मेरा जाना या नहीं जाना मेरे हाथ में नहीं है विशाल। और अब तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। पर विशाल, तुम मुझे एक प्रॉमिस करो। क्या? कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। मैंने और तुम्हारे पापा ने गलत रास्ते पर चलकर अच्छा घर बनाने की कोशिश की, पैसे कमाने की कोशिश की, ताकि तुम्हारे लिए कुछ छोड़ सके। हम कब इतने आगे निकल गए कि हम इतना फंस गए, पता ही नहीं चला। और अब आगे सिर्फ एक दीवार है, एक डेड एंड है। कजरी, क्या फैमिली में कोई है जो बच्चे की देखभाल कर सके?
कोई हमारे कांटेक्ट में नहीं रहना चाहता। कोई ना कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा। हम तुम्हें कस्टडी में ले रहे हैं, तुम समझ रही हो ना? नहीं, मेरी मम्मी कहीं नहीं जाएगी। आप लोग जाओ अब यहाँ से। कहीं नहीं जाएगी मेरी मम्मी। सर अब फिर से क्यों लेके जा रहे हैं सर? सर जो कुछ बोला ना तभी हमने बोल दिया था सर। हाँ ना सर। सर प्लीज प्लीज बात सुनिए। तुम भी यही चाहते थे कि संतोष महतो को मरवा दिया जाए। तुम सब फंसे हुए थे, फायदा उठा रहा था वो तुम सबका। मैं सिर्फ अपने पति की बेल चाहती थी और वो संतोष, वो सिर्फ मेरे साथ सोना चाहता था। हर वक्त बस यही कोशिश करता था। उसका कोई इरादा नहीं था दिनेश को बाहर निकलवाने का। संतोष जी, आप हर बार कहते तो है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर कभी करते नहीं। विशाल कहाँ है? क्यों? कहाँ है विशाल? दोस्तों के साथ खेलने बाहर गया। क्या बात है? देखो, मुझे तुमसे कोई फीस नहीं चाहिए और मैं तुम्हारे पति को बाहर निकालूंगा, वादा कर रहा हूँ। बस तुमको मेरे साथ सोना होगा। संतोष जी, रहने दीजिए, आप कुछ मत करिए मेरे लिए। अरे देखो, छोड़िए मुझे। अरे वकील साहब, आप प्रणाम। प्रणाम। और वकील साहब, अब आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं। और अब वकील साहब हम तभी मिलेंगे जब आपके साथ बेल एप्लीकेशन रेडी होगी। हाँ ठीक है, बात तो हो ही गई है, तो 2 दिन में रेडी करके मिलता हूँ फिर आपसे। और तुम आओ यार, कभी ऑफिस मिलो, आते ही नहीं हो तुम। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ। वकील साहब बौखलाए हुए लग रहे थे, आप परेशान लग रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती ना सर। फिर लौटे वकील साहब, बार बार आ धमकते थे। वही बड़ी बड़ी बातें, वही बार बार मेरे साथ सोने की मांग। उसने जबरदस्ती की? उसकी जबरदस्ती का जवाब देने की ताकत तो मुझ में थी सर, लेकिन उसकी धमकी, उसके आगे मुझे घुटने टेकने पड़े। संतोष जी, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए यहाँ से। क्यों? तुम्हारी सारी जरूरतें वो भुवन पूरी करता है? हाँ क्यों? और वो भी फ्री में? वो तो तुम्हारे पति को बाहर निकाल भी नहीं सकता है। फिर ऐसा क्या है उसमें? औरत और मर्द के बीच में दो चार होते कहाँ हैं? हाँ, अब देखिए ना, तुम्हारे पति ने अपने दोस्त को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा था। जाहिर है वो सिर्फ देखभाल तो करता नहीं होगा, और भी बहुत कुछ करता होगा। करता है ना? अब तुम एक्टिंग करोगी कि नहीं नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरे पति का दोस्त है वो। लेकिन मेरे पास वीडियो है। कैसा वीडियो? तुम्हारी और भुवन की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? 6 दिन पहले जब मैं तुम्हारे घर में आया था और तुम मेरे लिए चाय बनाने गई थी, तब मैंने तुम्हारे बेडरूम में कैमरा छुपाया था। 3 दिन पहले निकाला मैंने उसे, रिकॉर्डिंग के साथ, जिसमें सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हुआ है। आगे तुम समझ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिनेश ये वीडियो देखेगा तो बहुत बुरा लगेगा बेचारे को, शॉक हो जाएगा। सब कुछ एकदम साफ साफ नजर आ रहा है ना उसमें। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। वही तो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। क्या करो, हो गई गलती भी, माफ कर दो। चलो बेडरूम में। कभी नहीं। देखो, तुम भुवन के साथ हो चाहे पूरे मोहल्ले वालों के साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इतनी सी डिमांड है, मुझे खुश कर दो, वरना मेरी सनक गई ना तो कोई खुश नहीं रहेगा। हेलो अंकल। हेलो बेटा। उस दिन विशाल के आने से मैं उसे टाल सकी, लेकिन उसकी धमकियां बहुत बढ़ी। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। कार? कौन सी कार? मेरे पास कोई कार नहीं है। नाटक मत कर भुवन, मेरे को पता है तूने और मिथिलेश ने मिलके सिनोनिया से गाड़ी चोरी की है। न्यूज़ पढ़ा मैंने, ड्राइवर ब्रिजेश सचान को भी तुम दोनों ने मारा है, लाश मिली है उसकी। अभी ड्रामा बंद कर। अच्छा एक काम करता हूँ यार, मैं सीधा पुलिस के पास जाता हूँ। रुको रुको, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ तुम्हें। क्या हो गया? कौन सी इमरजेंसी आ गई? ये संतोष महतो को कैसे मालूम पड़ा कि हमने चुराई है गाड़ी? ये भी जानता है सिरोनिया से चुराई और कैलाश त्रिवेदी को बेचने वाले।
ये ज़रूर उस अर्जुन ने बताया होगा। कौन अर्जुन? एक लौंडा है यार, नादिरापुर का। मैंने उसको कुछ नोट पकड़ा दिए थे कि अगर कोई गाड़ी दिखे तो हमें स्पॉट कर दे, लेकिन नादिरापुर से बाहर। अब उसका सामने से कॉल आया था मुझे कि उसने कोई गाड़ी देखी है, लेकिन मैंने उसको बताया कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और हमने एक गाड़ी उड़ाई है सिरोनिया से। तो अर्जुन ने संतोष को बताया? यार एक काम आया था, निकल गया हाथ से। ऐसा काम बे? गाड़ी चुरानी थी, तगड़ा कमीशन देने वाली थी पार्टी। कौन ये पार्टी? नादिरापुर में रहने वाले 2 लोग हैं। वो लोग गाड़ी चुराने का धंधा करते हैं। उनको नादिरापुर और बमौनी के बाहर से गाड़ी चुरानी थी, क्योंकि खरीदार खुद बमौनी का ट्रैवल एजेंट है। उन्होंने कहा कि ट्राई कर ले। मैंने एक अच्छी गाड़ी स्पॉट की और उनका फ़ोन आ गया कि सिरोनिया से उन्होंने टिप टॉप गाड़ी उड़ा ली है। यार ये पार्टी है कौन जो सिरोनिया से गाड़ी उड़ा के नादिरापुर ले जा रहे? मैंने मिथिलेश से बात की थी, उसका साथीदार है भुवन। भुवन धमकियां दे रहा है मुझे, कह रहा कैलाश के साथ गाड़ी की डील वो तय करेगा, कमीशन भी वही लेगा, वरना हमारे बारे में जाके पुलिस को बता देगा वो। लेकिन इन सब में मैं भी पिस रही हूँ। तुम? वो सिर्फ तुम दोनों को धमकी नहीं दे रहे, वो मुझे भी ब्लैकमेल कर रहे। नहीं, मैं समझा नहीं। तुम्हें कैसे? संतोष कह रहा था कि उसने मेरे बेडरूम में कैमरा लगा दिया। मुझसे कहता है कि मेरे साथ सो जाओ, वरना वो टेप जेल में ले जाकर दिनेश को दिखा देगा, जिसमें हम दोनों हैं। साला कमीना। मैं दिनेश को क्या मुंह दिखाऊंगी भुवन? मैं क्या बोलूंगा उससे? मुझे लगा इस प्रॉब्लम का बेस्ट हल है संतोष को मार दो। किसी की जान लेना ना बेस्ट हल लगा तुम्हें? तो और क्या करती मैं सर? कैसे करती? कुछ सूझ नहीं रहा था मुझे। दिल से नफरत करती थी मैं उससे। किसी भी हालत में मैं उसके साथ सोना नहीं चाहती थी। घिन आती थी मुझे उससे। संतोष जी, मैंने सोच लिया, अगर आप इतना ही चाहते हैं तो ठीक है, करते हैं, पर मेरे घर पर नहीं, कहीं और। ठीक है, कहीं और भी चलेगा, बस तो मुझे खुश कर दो। मैं माधोपुर में हूँ एक लॉज में, यहाँ आ जाना। भुवन और मिथिलेश तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। पीछे पीछे आ जाओ वकील साहब। अबे क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? थोड़ा हल्का हो लेते हैं वकील साहब। हमको भी बहुत जोर से है यार, हम भी जरा हल्के हो लेते हैं। संतोष? हाँ? मेरे और मिथिलेश के बीच में ना एक कोड है, चलो हल्का हो लेते हैं। अच्छा, क्या मतलब होता है इस कोड का? तो दूसरा फोन था उसके पास? हाँ बिल्कुल था, जिससे वो अपने सारे ऐसे वैसे काम किया करता था। तो संतोष महतो को मरवा देना बेस्ट हल लगा तुम्हें? अब जरा सोच के मुझे बताओ, तुम्हारे लिए बेस्ट हल क्या होगा और तुम्हारे बेटे विशाल के लिए बेस्ट हल क्या होगा? जो जो रास्ते मुजरिमों ने लिए वो सभी आकर यहीं खत्म हुए। ये सिर्फ एक भ्रम होता है कि जुर्म का रास्ता डेड एंड को नहीं बल्कि कहीं और ले जाता है। हम जो करते हैं, जो फैसले लेते हैं, वही तो तय करते हैं कि रास्ता कौन सा होगा और मंजिल कौन सी होगी। किसी का बेटा, किसी के माँ बाप हमेशा सोचते रहेंगे कि हमारे करीबी लोग उस रास्ते पर गए ही क्यों जब उन्हें मालूम था कि लौटना नामुमकिन है। कजरी, मिथिलेश और भुवन को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। मिथिलेश और भुवन पर ब्रिजेश सचान के कत्ल का चार्ज भी लगा है। इन दोनों के साथ साथ कैलाश त्रिवेदी को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। जुर्म का कोई साइज नहीं होता, कोई मापदंड नहीं होता ये बताने के लिए कि कितना गलत होने वाला है और कितना सही। फिर चाहे आप जितने झूठ की डोर से एक पट्टी बनाकर अपने जमीर की आंखों पर बांध लो। जुर्म के हाईवे पर हमेशा एक तो ऐसा मौका आता ही है जब प्रकृति या अंदरूनी आवाज या कोई तीसरा आपको सतर्क करता है कि मुड़ जाओ, जुर्म के रास्ते से लौट आओ,
आगे डेड एंड है, अंधी गली है, फंसना पक्का है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।